गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की कक्षा में आपका। फिजिक्स क्लास 12, मैं सेल्फ विपिन पाल सिंह बजवाल। आज का हमारा टॉपिक है शैथिल्य वक्र, जिसको कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। इस वक्र की विशेषता क्या है, शैथिल्य वक्र होता क्या है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा उसके बाद हमने पढ़ने हैं नर्म लोहे और स्टील के चुंबकीय गुणों में तुलना, या अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के लिए क्या आवश्यक है, वो वाला टॉपिक हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आप लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे बोर्ड पे आपको सब कुछ दिख रहा है, डायग्राम बनाए गए हैं। इस कर्व लाइन से नीचे ये दूसरे टॉपिक में यूज़ करेंगे हम। ये वाला चित्र अभी के टॉपिक में यूज करेंगे। अब शैथिल्य वक्र क्या है? शैथिल्य, अगर शब्द की बात करो तो शैथिल्य आया है शिथिलता से। शिथिलता समझते हैं, हम बोलते हैं फला आदमी शिथिल हो गया, काम करने में वो बहुत शिथिल है ना, लेट करता है, लेजीनेस। तो शैथिल्य वक्र, हिस्टेरिसिस लूप। टॉपिक शुरू करते हैं हम। देखिए, जब भी हम शैथिल्य वक्र की बात करेंगे तो ये सबसे पहले किसके लिए यूज होगा? हमेशा लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए। शैथिल्य वक्र जब भी बनेगा केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का बनता है। आपको पता है, जब कभी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, प्रेरण से चुंबकित हो जाता है। लोहे को आप बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो भी क्या बन जाता है? एक प्रेरण से चुंबक बन जाता है। और H को, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम क्या बोलते हैं? H को बढ़ाने पर एक ग्राफ है। दरअसल शैथिल्य वक्र क्या है? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र H और उसके कारण जो है पदार्थ का चुंबकन है, चुंबकत्व उत्पन्न हो पदार्थ में M या B, पदार्थ के भीतर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसके बीच का वक्र है कि H और M अथवा B के बीच का वक्र। क्योंकि H को बढ़ाने पर B और M किस प्रकार बढ़ते हैं? अनुचुंबकीय और पैराचुंबकीय पदार्थों में हमने देखा है कि H को बढ़ाने पर B और M क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति का M जिसको बोलते हैं M/H प्रोपोर्शनल होता है, म्यू इक्वल टू B/H। H को बढ़ाएंगे तो B भी बढ़ता है और H को बढ़ाएंगे तो M भी बढ़ता है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी बढ़ती है। किन के लिए? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्योंकि वहाँ पे जो है काई एम और म्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता क्या होती है? नियतांक होती है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम तथा चुंबकशीलता है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको म्यू से दिखाते हैं, ये नियतांक नहीं होते हैं, नियत नहीं रहते हैं, H को बदलने पर बदल जाते हैं। तो जैसे जैसे H में चेंजेस आते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए B अथवा M में भी चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए जो है H और M के बीच का कर्व जो मिलता है वो शैथिल्य वक्र कहलाता है। वहाँ पे एक सीधी रेखा आएगी क्योंकि वहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। तो ये वक्र हमको मिलेगा सिर्फ लौह चुंबकीय पदार्थों में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि H को बढ़ाने पर, H को जब हम बढ़ाते हैं तो M अथवा B ये भी बढ़ता है अरैखिक रूप से, नॉन लीनियरली। कैसे बढ़ेगा? अरैखिक रूप से बढ़ता रहता है। ये मैं सिर्फ पॉइंट यहाँ पे पहले दिखा दे रहा हूँ, फिर हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। दूसरी चीज इसमें एक आती है M H से पीछे रहता है, यानी एक बार M जब जो है पहले H मैक्सिमम होगा, M उसके बाद मैक्सिमम होगा, H 0 हो जाएगा वापस, M थोड़ी देर बाद 0 होगा, तो हम कहेंगे M H से सदैव पीछे रहता है, या पश्चाता बोलते हैं, लैग्स बिहाइंड, M लैग्स बिहाइंड H, M H से पीछे रहता है, इसको पश्चाता कहते हैं आप। ये हो गया था पॉइंट। नेक्स्ट जो है चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम तथा म्यू, पदार्थ की पूर्व अवस्था, यानी पूर्व अवस्था से मतलब पास्ट हिस्ट्री पर भी डिपेंड करते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए ये दो पॉइंट आपने विशेष रूप से याद रखने हैं, क्योंकि जो है पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी तथा परमिएबिलिटी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी जो है कांस्टेंट नहीं रहते हैं, H को बदलने पर बदल जाते हैं। और इसके अलावा जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए
काई एम व म्यू पदार्थ की पूर्व अवस्था पास्ट हिस्ट्री पर भी डिपेंड करते हैं कि पहले पदार्थ किस अवस्था में था, उस पर भी जो है ये डिपेंड करते हैं, नियत नहीं होता है। अच्छा, एम जो एच से पीछे रहता है सदैव, इसको क्या बोलते हैं? शैथिल्य कहलाता है। एम का एच से सदैव पीछे रहना शैथिल्य कहलाता है। हमने कहा वो आदमी बहुत शिथिल है तो वो हर काम में दूसरे आदमी से क्या हो जाएगा? पीछे रहेगा। तो इसी प्रकार एम सदैव क्योंकि एच से पीछे रहता है तो इस घटना को हम कहते हैं शैथिल्य या हिस्टेरिसिस कहलाती है घटना। यहाँ पे वक्र है, अब ये वक्र में चलते हैं। उससे पहले देखो बंद वक्र ए बी, एरो मार्क किया हमने तो इसी प्रकार चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ ए। ये क्लोज्ड कर्व जो दिखा रहा है ये पदार्थ में चुंबकन या मैग्नेटाइजेशन का एक पूर्ण चक्र, फुल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और पदार्थ का शैथिल्य वक्र कहलाता है। यही पदार्थ का क्या है? शैथिल्य वक्र। अगर शैथिल्य वक्र दिखाना तो ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का शैथिल्य वक्र, इस प्रकार से बनता है, ये उसकी शेप है। अच्छा, एक और आता है इसमें शैथिल्य हानि। लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन के एक पूर्ण चक्र में पदार्थ द्वारा ऊष्मा के रूप में हुई ऊर्जा की हानि। जब पदार्थ को चुंबकन का एक पूर्ण चक्र करेंगे तो पदार्थ पहले एक दिशा में चुंबकित होता है, फिर अचुंबकित होता है, फिर विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, फिर वापस पहली अवस्था को आता है, तो इसको बोलते हैं एक पूर्ण चक्र। इस दौरान पदार्थ में जो है जितनी एनर्जी, जितनी आप ऊर्जा बाहर से सप्लाई करते हैं वो सब वापस नहीं मिलती है, कुछ लॉस हो जाती है एनर्जी का, वो लॉस हीट के रूप में होता है। उस लॉस को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, शैथिल्य हानि या हिस्टेरिसिस लॉस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल शैथिल्य हानि को प्रदर्शित करता है। तो वक्र का जो क्षेत्रफल है ये दिखा रहा है हमारा शैथिल्य हानि को, ये एरिया बिटवीन, ये एरिया है जो वक्र का, ये किसको दिखा रहा है? हिस्टेरिसिस लॉस को, कि कितना जो है इसमें एक चक्र में, एक मैग्नेटाइजेशन के साइकिल में जो है कितना एनर्जी का लॉस हुआ है हीट के रूप में, ये दिखाता है आपका एरिया ऑफ दैट हिस्टेरिसिस कर्व। ये तो थोड़ा पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपका शैथिल्य हानि पे, निश्चित रूप से आता है कि शैथिल्य हानि क्या है, इसको समझाइए। तो ये आपने दिखाना है और इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख देनी है। ये भी बताएगा कि शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये आप पॉइंट टू बी नोटेड हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं चित्र के जो है दाहिनी ओर देखिए आप। तो सबसे पहले हमने लिखा है धारणशीलता। धारणशीलता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिटेंटिविटी और रिमेनेंस, रिटेंटिविटी या रिमेनेंस कहते हैं। ये इसमें डायग्राम में OB से दिखाते हैं, OB या इक्वल टू OE। तो ये क्या दिखाती है? धारणशीलता। ये क्या है अभी मैं डिस्कशन में आगे बताऊंगा। पहले पॉइंट जब आप याद करते हैं तो इसी प्रकार छोटे पॉइंट बना के इनको याद करना है। इसी प्रकार पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ आपका कवर अप हो गया है। ऐसे पॉइंट वाइज आप लिख दें तो आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है निग्राहिता, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स कहलाता है निग्राहिता। OC या OF, OC या OF इक्वल टू है तो OC बराबर OF है, ये दिखाता है। ये एक सिमेट्रिक कर्व होता है, सममित वक्र। देखो इस लाइन के अलॉन्ग ये वक्र क्या है? सममित है, तो सिमेट्रिक वक्र हमको मिलता है। तो इसलिए OC इक्वल टू OF है, OB इक्वल टू OE है। धारणशीलता निग्राहिता हो गया। अगला है चुंबकीय संतृप्तता, मैग्नेटिक सैचुरेशन जिसको कहते हैं। जब क्या होता है पदार्थ के सभी डोमेन, लौह चुंबकी की बात कर रहे हैं तो डोमेन की बात करेंगे, अदरवाइज हम किसकी बात करेंगे कि परमाणु चुंबक। पदार्थ के सभी डोमेन जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? बाहरी क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, यानी पदार्थ पूर्ण चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। उससे ज़्यादा बाहरी फील्ड कितना भी बढ़ाओगे पदार्थ और अधिक चुंबकत्व ग्रहण नहीं करेगा। तो उस अवस्था को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। वो यहाँ पे दिखा रहा है पॉइंट A एंड पॉइंट D। बिंदु A और बिंदु D क्या दिखा रहे हैं? चुंबकीय संतृप्तता की अवस्था को। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट लिखा है वहाँ पे अवशेष चुंबकत्व, अंग्रेजी में कहा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अस्थाई चुंबक। कहाँ पे जो है अस्थाई चुंबक बना पदार्थ? बिंदु B और E पे, बिंदु B और बिंदु E पे पदार्थ अस्थाई चुंबक बन गया है। परमानेंट मैग्नेट, वो पदार्थ क्या बन गया? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? चुंबक है, कभी भी कभी भी कैसे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट वही है कि जो हमेशा के लिए क्या हो गया? चुंबक बन गया है। नेक्स्ट है शैथिल्य हानि, हिस्टेरिसिस लॉस, जो यहाँ पे लिख दिया मैंने।
तो हिस्टेरिसिस लॉस। जब आप इतने पॉइंट वाइज में इस टॉपिक को आप ये पॉइंट नोट करेंगे तो तभी आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। दूसरा डायग्राम जो हमने बनाया वो भी एम और एच का ही है, यानी हिस्टेरिसिस लूप या हिस्टेरिसिस कर्व ही है वो, लेकिन वहाँ पे जो है दो कर्व बनाए हैं। एक ये पतला वाला जो बना है ये है नर्म लोहे का, सॉफ्ट आयरन जिसको कहते हैं। ये चौड़ा वाला जो बना है ये है स्टील का। तो ये दो हमने इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। अब हम प्रोसेस पे आ जाते हैं कि प्रोसेस क्या है। ये तो थी इसकी थ्योरी, क्या थी आपकी, प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे हो रहा है कि जब m जो है h को वेरी करने पर, h को बदलने पर m में जिस प्रकार से बदलाव आते हैं वो हमने उस डायग्राम में दिखा रखा है और यहीं से हमको ग्राफ मिलेगा। तो सबसे पहले आइए बिंदु O पे, चित्र में बिंदु O दिखा रहा है जब h बराबर क्या है 0, अर्थात जो है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र क्या है 0। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र 0 है तो पदार्थ में चुंबकत्व तो 0। लोहे का टुकड़ा है ऐसे रख दो, चुंबक तो नहीं बना वो, तो उसका चुंबकत्व क्या है 0 है। तो ये कंडीशन बता रही कि h 0 है तब m भी क्या है 0 है। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, h को बढ़ाते गए, हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते गए तो वो पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ हमने इस्तेमाल किया है वो क्या हो रहा है, चुंबकत्व ग्रहण करने लग गया और उसका जो है मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। h को बढ़ाने पर मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे पदार्थ में पूर्ण जो है चुंबकत्व प्राप्त हो गया पदार्थ का और वो स्थिति A पे आ गया है जिसको हमने कहा मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब इस पॉइंट A के बाद आप h को कितना भी बढ़ा दो पदार्थ में और अधिक चुंबकत्व तो नहीं आएगा। अब क्योंकि बढ़ाने पे कोई अंतर नहीं आ रहा, h को बढ़ा रहे हम तो m में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे h को घटाएंगे। तो A के बाद हम क्या करेंगे, h के मान को धीरे धीरे कम करने लगेंगे। होता क्या है कि ये OA मार्ग से तो जाता है लेकिन AO मार्ग से वापस नहीं आता है, इसके वापसी का रास्ता दूसरा बन जाता है, वो है AB। ये AB रास्ते से वापस लौटने लगता है। जैसे ही हम h को बढ़ाने के बाद जो है जब m बढ़ना बंद हो जाता है उसके बाद h को घटाते हैं, h को घटाने लगते हैं तो पदार्थ AO रास्ते से वापस ना आके O से A तक तो जाता है लेकिन A से B की ओर आने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि बिंदु B पर, देखिए हम पहुंचते हैं बिंदु B पर। बिंदु B पर क्या है, h बराबर 0, यानी बिंदु B पर जो है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र तो 0 हो गया लेकिन m 0 नहीं है। B पर h तो 0 है लेकिन m 0 नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमने बाहरी चुंबकीय क्षेत्र तो हटा दिया, वो क्षेत्र जो पदार्थ में मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न कर रहा है वो तो हमने हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व तो रह चुका है। ये हमने बोला था जब थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे पैरा और डायमैग्नेटिक की बात आई थी कि उन सब्सटेंस में जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो पूर्णतः विचुंबकीय हो जाते हैं। पदार्थ में यहाँ पे हमने जो है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र 0 कर दिया, हटा दिया, लेकिन तब भी पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकत्व शेष रह गया है। जो चुंबकत्व शेष रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवशेष चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसकी परिभाषा आप यहीं से लिख सकते हैं कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी लौह चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकत्व शेष रह जाता है उसको बोलते हैं अवशेष चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो B पर जो है h 0 है लेकिन m 0 नहीं है, और जो ये इसकी मात्रा है अवशेष चुंबकत्व की जो मात्रा है, ये जो इसका जो है पावर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, धारणशीलता। द पावर ऑफ रिटेनिंग दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। इस अवशेष चुंबकत्व को ग्रहण करने की या धारण करने की, जो ये अवशेष चुंबकत्व की बाहरी क्षेत्र को हटा रहे उसके बाद भी चुंबकत्व बचा हुआ है मेरे में उस पदार्थ में, तो वो जो शक्ति है अवशेष चुंबकत्व को ग्रहण करने की उसको हम बोलते हैं धारणशीलता, या धारण करने की शक्ति क्या है, चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति, वो कहलाती है धारणशीलता। दिखाएंगे OB से कितना चुंबकत्व उसमें सही से रह गया OB, तो इसलिए इसको हमने कहा धारणशीलता, रिटेंटिविटी या रेमनेंस। तो अवशेष चुंबकत्व की माप क्या है, उसकी धारणशीलता। ये बताती है कि पदार्थ में बाहरी क्षेत्र हटाने के बाद भी इतना चुंबकत्व रह गया है। कम धारणशीलता है, यानी हमने बाहरी क्षेत्र हटाया तो बहुत कमजोर चुंबक बना हो, हमने धारणशीलता पदार्थ की ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हमने हटाया, पदार्थ में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म अब भी रह गया, वो एक अच्छा सा चुंबक का काम कर सकता है। तो अर्थात बिंदु B पे जो है पदार्थ एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है, लिखा है अस्थायी चुंबक की भांति कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसकी धारणशीलता क्या ज़्यादा है,
जब धारणशीलता ज़्यादा है तो उसमें चुंबकत्व क्या है, ज़्यादा है, वो दूसरे पदार्थों को भी चुंबकत्व उत्पन्न कर सकता है। ये तो हो गया धारणशीलता। अब बिंदु बी के बाद हमने H को क्या कर रहे थे, हम घटा रहे थे। पहले H बढ़ाया, बढ़ने के बाद M नहीं बढ़ा तो फिर हमने H को कम किया, H को कम किया, B पे आया, यहाँ पे H 0 हो गया, 0 हो गया H। अब जो है H को हम पुनः जो है दूसरी स्थिति में ले जा रहे हैं। 0 के बाद H कहाँ जाएगा, नेगेटिव आएगा। पहले H यहाँ पॉजिटिव था, फिर H को धीरे धीरे वापस लाए, 0 पे आए, फिर 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो H को हम जो है ऋणात्मक दिशा में ले गए, यानी विपरीत दिशा में। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने क्या कर दिया, पलट दी है, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार से बी सी डायरेक्शन में ये ग्राफ ट्रेस होता है, पदार्थ बी से सी की ओर वापस आता है। और बिंदु सी पर देखिए, बिंदु सी पर जो है H 0 नहीं है, लेकिन M क्या है, यहाँ पे 0 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको याद रखने के लिए, बिंदु बी पे क्या है, H इज इक्वल टू 0 बट M इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो था बिंदु बी पे। बिंदु सी पे क्या है, सी पे जो है H इज नॉट इक्वल टू 0, H तो शून्य नहीं है, बट M इज इक्वल टू 0। तो सी पे हमको जो है, यानी सी पे हमने कहा M0 का मतलब है पदार्थ विचुंबकित हो चुका है, पदार्थ में कोई चुंबकत्व तो नहीं था। शुरू में देखो H 0 था, M भी 0 था, पहली स्थिति लोहे का टुकड़ा जैसा था वैसा। तो यहाँ पे फिर वही स्थिति आ गई कि लोहे का टुकड़ा जैसे पहले था, वो कहाँ पे बनी, वो स्थिति सी में। तो जब M0 हो गया है, पदार्थ का चुंबकत्व खत्म हो गया है, तो H 0 नहीं है, H का कुछ फिक्स नेगेटिव वैल्यू है, विपरीत दिशा में वैल्यू है। यानी पदार्थ के भीतर जो चुंबकत्व ग्रहण किया पदार्थ ने, उस चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, OC, कितनी होगी, OC, इस मान को हम बोलते हैं निग्राहिता, कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स, जिसको हमने दिखाया OC। OC इज इक्वल टू OF, सममित वक्र है। तो किसी पदार्थ की निग्राहिता जो है वह विपरीत दिशा में चुंबकित करने वाला फील्ड है, जो कि जो है पदार्थ के अवशेष चुंबकत्व को खत्म कर दे, अवशेष चुंबकत्व को खत्म कर दे। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचाना, उसमें चुंबकत्व बन रहा है, हमने और नेगेटिव लेके फील्ड को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव में बढ़ा दिया यहाँ डायरेक्शन में। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि अवशेष चुंबकत्व पदार्थ का खत्म हो गया, क्योंकि जो है पदार्थ के भीतर चुंबकत्व इधर है और हमने फील्ड लगाया विपरीत डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करके खत्म कर देंगे। तो पदार्थ के भीतर टोटल मैग्नेटाइजेशन 0। तो उसको हमने कहा निग्राहिता। निग्राहिता बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का वह विपरीत दिशा में वह मान है जो पदार्थ के अवशेष चुंबकत्व को समाप्त कर देता है। तो ये हो गया कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स। निग्राहिता भी क्लियर हो गई है। हम अब आगे फिर जो है बिंदु सी से आगे जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे। तो अब पदार्थ क्या होगा, विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगेगा। पहले H इधर था तो पदार्थ भी इसी डायरेक्शन में चुंबकित हो रहा था। धीरे धीरे H का मान चेंज कर दे तो पदार्थ में अवशेष चुंबकत्व खत्म हो गया। अब पदार्थ जो है उसके बाद जो है पदार्थ अब इस दिशा में विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है। सारे डोमेन विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। बिंदु डी पे पहुंचते हैं हम, जहाँ पे पदार्थ फिर से जो है मैग्नेटिक रूप से संतृप्त हो जाता है। यानी विपरीत दिशा में सारे डोमेन फिर से विपरीत दिशा में चुंबकित हो गई है। सारा पदार्थ जो है विपरीत दिशा में, पहले से विपरीत दिशा में, बाहरी फील्ड के तो अलग है क्योंकि बाहरी फील्ड की दिशा बदल गई है। तो पदार्थ भी पहले से विपरीत दिशा में चुंबकित हो गया है। बिंदु डी पर पूर्ण रूप से चुंबकित हो गया बिंदु डी पे। अब क्या करेंगे कि विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे फिर से H को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा M पे। तो अब H को हम वापस लाते फिर से, H को फिर से घटाते हैं, उस मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू से वापस पॉजिटिव को आ जाते हैं। धीरे धीरे आते हैं, बिंदु E मिलता है, जहाँ पे जो है E पे क्या होता है, फिर से H 0 है लेकिन M 0 नहीं है, यानी अवशेष चुंबकत्व रह गया विपरीत दिशा में। ये फिर से कहलाएगा धारणशीलता। फिर जो है वापस आएंगे तो बिंदु F मिलता है, जहाँ पे जो है H 0 नहीं है लेकिन M 0 हो गया, यानी पदार्थ का अवशेष चुंबकत्व खत्म हो गया है। पदार्थ फिर से विचुंबकित हो चुका है पूर्ण रूप से। निग्राहिता कहलाता है FOF ये मान। और फिर से पदार्थ वापस जो है चुंबकित करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, जब तक वो पहले वाली दिशा में अधिकतम चुंबकित नहीं हो जाता बिंदु A तक। तो चलते हैं। तो ये पदार्थ का पूरा एक साइकिल कहलाता है कि बंद वक्र ABCDEF पदार्थ में चुंबकन का एक पूर्ण चक्र को दिखाता है। ABCDEF
CDEFA, ये पूरा एक साइकिल दिखा देते हैं। इसके बाद हम ए पे पहुंच गए। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे तो फिर से ये कर्व मिलेगा, लेकिन OA वाला पार्ट हमको कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पहले में मिलता है, इनिशियल स्टेज पे। फर्स्ट हम जब शुरू करते हैं लोहे के चुंबक को चुंबकित करना बार बार, तब हमको OA कर्व मिलता है। तो उसके बाद हमको यही वाला मिलता है, बाहरी पोर्शन कर्व को बार बार रिपीट करेंगे तो ये साइकिल, ये कर्व जो है हमको बार बार ट्रेस होता जाएगा। ये जो है चुंबकन का एक साइकिल कहलाता है, एक बार में चक्र पूरा होना। ये था जो है किस प्रकार से वो पदार्थ चुंबकित और विचुंबकित हो जा रहा है। अब क्योंकि उसमें लौह चुंबकीय पदार्थों में आपको पता है डोमेन होते हैं, और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र यदि कमजोर हो तो डोमेनों की जो है सीमाओं का क्या होता है, विस्थापन होता है। जो बाहरी के अनुदिश होते हैं वो डोमेन बड़े हो जाते हैं, विपरीत वाले छोटे हो जाते हैं। बाहरी क्षेत्र अधिक प्रबल हो तो घूर्णन हो जाता है सारे के सारे अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाते हैं डोमेन। फिर डीमैग्नेटाइज होता है पदार्थ। तो जब डीमैग्नेटाइज होने की अवस्था में आता है बी में, तो होता क्या है कि जितने जो है डोमेन एक तरफ घूम जाते हैं, वापसी में उतने डोमेन पूरे तरह से बेतरतीब नहीं हो पाते हैं, और वो कुछ ना कुछ रेजिडुअल उसमें मैग्नेटिज्म रह जाता है। उसको खत्म करने के लिए हम विपरीत दिशा में फिर से जो है चुंबकत्व हमको लगाना पड़ता है। वरना होना ये था कि H के 0 होते ही B को भी क्या होना था, 0 होना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यानी जितनी एनर्जी हम चुंबकत्व ग्रहण करने में दे रहे हैं, पूर्ण चुंबकत्व ग्रहण करने में उस पदार्थ को हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के रूप में बाहर से, उतनी एनर्जी जो है वापस विचुंबकित होने में नहीं मिल रही। कुछ एनर्जी उस पदार्थ में ट्रेप हो रही, फंस जा रही है उस पदार्थ में कुछ ऊर्जा, और वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है हीट के रूप में, और उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, शैथिल्य हानि। तो चुंबकित्व मैक्सिमम फिर वापस 0 पाए तो कुछ एनर्जी इतनी ट्रेस हुई, यहाँ फिर वापस इतनी एनर्जी ट्रेस हुई, तो एक पूरे वक्र में जो है पदार्थ की इतनी एनर्जी ट्रेस हो गई, उसको हम बोलते हैं शैथिल्य हानि। कि चुंबकन के एक पूर्ण साइकिल में जो है पदार्थ को दी गई जो ऊर्जा है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, वो वापस नहीं मिलती है। उस बची हुई एनर्जी जो है हीट के रूप में लॉस होती है, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस या शैथिल्य हानि। ये क्या दिखा रहा है, कर्व का एरिया, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। MH कर्व या BH कर्व का एरिया दिखाता है एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारी इसकी थ्योरी थी। अब नेक्स्ट आता है कि इसका जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, कि हिस्टेरिसिस कर्व का जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। कि हमको भिन्न भिन्न जो है लौह चुंबकीय पदार्थों के अगर शैथिल्य वक्र दिए हैं तो उनके एरिया को देख के ही हम एकदम बता देंगे कि किसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम है ज़्यादा है। यानी हमको पदार्थ ऐसा चाहिए जिसमें लॉस क्या हो, ऊर्जा का कम से कम हो। हम बाहर से सप्लाई तो ज़्यादा कर रहे हैं, अंदर जो है अधिकतर हीट के रूप में लॉस हो जा रहा है, ऐसा पदार्थ हमको नहीं चाहिए। फिर उसको देख के हम जो है निग्राहिता, धारणशीलता, इनकी जो है मान्य तुलना भी कर सकते हैं। ये था हिस्टेरिसिस लॉस किसी पदार्थ का। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो है जब हम वापस आए तो यहाँ पे H क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन जो है M 0 नहीं है। यहाँ पे जो है H मैक्स नेगेटिव वैल्यू पे चला गया है, लेकिन M क्या हो गया, 0 पे यहाँ पे आ रहा है। तो M हमेशा H से क्या है, पीछे रह रहा है। M ऑलवेज लैग्स बिहाइंड H, M H से सदैव पीछे रहता है। तो इस पश्चता को ही हम शैथिल्यता कहते हैं या हिस्टेरिसिस कहा जाता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि H पहले बड़ा हो जा रहा है मैक्सिमम, M उसके बाद हो रहा है। H पहले 0 हो जा रहा है, M बाद में हो रहा है। H पहले नेगेटिव हो जा रहा है, M बाद में नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो है M का पीछे रहना H से शैथिल्यता या शिथिलता कहलाता है। ये था शैथिल्य वक्र के रूप में। अब आगे हम चलते हैं डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। स्टील और सॉफ्ट आयरन की जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, और अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। आप लोग इसको जो है वीडियो पॉज करके ये टॉपिक को कॉपी में नोट कर लें। ये मैं मिटा देता हूँ, हम आगे चलते हैं। स्टील और नर्म लोहा, आपने बार बार सुना होगा कि नर्म लोहे की क्रूड हम रखते हैं ट्रांसफार्मर में, या जो है परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रूड रखने पर। तो उसका क्या कारण है वो हम यहाँ पे समझते हैं। चित्र 2 में देखिए, अगर हम इन चित्र से तुलना करें कि नर्म लोहे और स्टील के लिए,
प्रॉपर्टी में हम बोलेंगे कि सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी है, धारणशीलता है, चुंबकत्व ग्रहण करने की क्षमता या अवशेष चुंबकत्व को रखने की, धारण करने की क्षमता, वो क्या है, बहुत उच्च है बजाय स्टील के। स्टील की धारणशीलता ये है OB और सॉफ्ट आयरन की क्या है, OB'। नर्म लोहे की धारणशीलता अधिक है, सिर्फ इसको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए रिटेंटिविटी की बात, कोर्सिविटी की बात करें तो सॉफ्ट आयरन की कोर्सिविटी क्या है, बहुत कम है, और इसकी स्टील की कोर्सिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक तो नर्म लोहे का जो है धारणशीलता अधिक होने का मतलब ये है कि ये अवशेष चुंबकत्व इसमें बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लोहे की छीलन लूँ बहुत सारी, ठीक, लोहे की छीलन लें हम बहुत सारी, और इलेक्ट्रोमैग्नेट अस्थायी चुंबक बनाए, एक नरम लोहे का एक स्टील का, तो जैसे चुंबक बनाए उसको और उस छीलन पर रखा तो वो अपने साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा छीलन उठा लेगा। कौन, नरम लोहा। और जैसे ही मैं उसको चुंबकत्व खत्म कर दूंगा तो नरम लोहे में क्योंकि अवशेष चुंबकत्व क्या है, ज़्यादा है, धारणशीलता ज़्यादा माने अवशेष चुंबकत्व ज़्यादा, बचा हुआ चुंबकत्व ज़्यादा, फीड जीरो करने के बाद भी इसकी नरम लोहे की धारणशीलता ज़्यादा है, स्टील की कम है। तो नरम लोहा अपने जैसे उसका चुंबक बनाना खत्म कर देंगे तो नरम लोहे में अपने आप में जो है लोहे की छीलनों को ज़्यादा रखेगा, क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से ज़्यादा चुंबकत्व ग्रहण कर लिया था उसने, बजाय स्टील के। स्टील की छड़ पे जो है कम जो है लोहे की छीलन लगेगी। ये था धारणशीलता। कोर्सिविटी या निग्राहिता, देखो सॉफ्ट आयरन की निग्राहिता OC' बहुत कम है, स्टील की निग्राहिता बहुत अधिक है। इसका मतलब क्या है, कम निग्राहिता का मतलब क्या है कि सॉफ्ट आयरन से बना हुआ, नरम लोहे से बना हुआ चुंबकत्व जो है, उस पदार्थ का चुंबकत्व आसानी से नष्ट हो सकता है। ताप बढ़ाने पर, हथौड़े से पीटने पर या बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो है विपरीत दिशा में थोड़ा सा भी लगाएंगे तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, विचुंबकित हो जाएगा, इसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा आसानी से। इसका चुंबकत्व आसानी से खत्म नहीं होगा, कितना भी आप इसको पीट लें, गर्म कर लें, या बाहरी छोटे मोटे जो है एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कुछ, तो वो इसको प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो है निग्राहिता अत्यधिक उच्च है, अच्छी है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए एक अच्छा गुण है हमारे पास। हिस्टेरिसिस लॉस देखिए, सॉफ्ट आयरन में क्या है, बहुत कम है, स्टील में क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम हिस्टेरिसिस, ये ग्राफ ऐसे बनाना है और इन्हीं से आप तुलना कर देंगे, इन्हीं से हम बताएंगे कि इसकी जो है धारणशीलता नरम लोहे की अधिक है, स्टील की धारणशीलता कम है। नरम लोहे की निग्राहिता बहुत कम है, स्टील की निग्राहिता उसकी तुलना में बहुत अधिक है। नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस लॉस, नरम लोहे का जो है शैथिल्य हानि क्या है, कम है, स्टील की शैथिल्य हानि ज़्यादा है। तो एक चक्कर में जो है नरम लोहे में के चुंबकन के एक चक्कर में ऊर्जा की हानि कम होती है, स्टील की में जो है ज़्यादा होती है। यानी जिन पदार्थों को ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पदार्थ को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, तो बार बार उसमें जो है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, तो साइकिल में जो है एनर्जी लॉस क्या चाहिए, कम चाहिए। तो अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनेंगे क्योंकि इसका हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, कम है। स्टील का जो है इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, नरम लोहे को, स्टील से हमको अस्थायी चुंबक नहीं बनाने हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसमें पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। पहला धारणशीलता में, दूसरा निग्राहिता, तीसरा शैथिल्य हानि के रूप में। तो ये नरम लोहा और स्टील के गुणों की तुलना भी हो गई है। अब जो है सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल करते हैं कि जब मैग्नेटिक मटेरियल लेना है हमने, परमानेंट मैग्नेट बनाने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने हैं, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर या डायफ्राम ऑफ टेलीफॉर्म चाहिए, एयरपीस चाहिए, उनके लिए किस प्रकार से लेना है। तो देखिए पदार्थों को छांटना है चुंबक बनाने के लिए। चुंबक भी हमने 2 प्रकार के बनाए, अस्थाई, परमानेंट, दूसरा बनाए हमने अस्थाई, अस्थाई चुंबक। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अस्थाई माने इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हुआ, परमानेंट है, हमारे घरों में पड़ा रहता है, जो भी है, दंड चुंबक है, हॉर्स मैग्नेट है, वो सब परमानेंट मैग्नेट में आता है, कभी भी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, डीसी करंट की, चुंबकित और विचुंबकित करना बार बार, तो डीसी करंट की आवश्यकता होती है परिनालिका में, जैसे
बार बार हम परिनालिका में करंट बह रहा है, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है फिर खत्म होता है, तो वो है अस्थायी चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बनते हैं। तो दो प्रकार के चुंबक हमारे पास होते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए और जो है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, इसमें चाहिए हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। इसके लिए चाहिए उच्च धारणशीलता, फिर चाहिए उच्च निग्राहिता कि धारणशीलता रिटेंटिविटी हाई चाहिए सब्सटेंस की कोर्सिविटी हाई चाहिए। धारणशीलता हाई है तो इसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, उसमें हाई है। एक बार जो है वो उच्च चुंबक बन गया है, उसके बाद हमने बाहरी क्षेत्र हटा दिया है, तो ये OB या OE क्या चाहिए, उच्च चाहिए, इसकी वैल्यू क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने। धारणशीलता उच्च होना माने प्रबल चुंबक बनेगा, प्रबल चुंबक, इसको ऐसे भी लिख सकते। अगर उच्च धारणशीलता हो गई तो इसका मतलब वो क्या है, वो प्रबल चुंबक बनेगा, क्योंकि उसमें अवशेष चुंबकत्व तो क्या है, अधिक है, तो अधिक जो है उसने चुंबकत्व ग्रहण कर लिया है। उच्च निग्राहिता से मतलब ये है कि उसको जो है उसका मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए बहुत अधिक एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत होगी, बहुत प्रबल बाहरी क्षेत्र की जरूरत होगी। तो उच्च निग्राहिता का मतलब है कि बाहरी जो है फील्ड से उसका आसानी से बचाव हो जाएगा, चाहे ताप हो दाब हो, आसानी से वो विचुंबकित नहीं होगा, आसानी से विचुंबकित नहीं होगा। तो इसलिए जो है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हमको उच्च निग्राहिता भी चाहिए। कोई बाहरी एक्सटर्नल फील्ड भी होगा तो उसको वो डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएगा। हथौड़े से पीट दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया है तो भी डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। इसलिए उच्च धारणशीलता उच्च निग्राहिता हमको अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, हिस्टेरिसिस लॉस जो है यहाँ पे इसका महत्व नहीं है। शैथिल्य हानि, आप कहेंगे ना कि सर स्टील की तो शैथिल्य हानि अधिक है, तो शैथिल्य हानि महत्वहीन है ना, इममटेरियल है। शैथिल्य हानि यहाँ पे महत्वहीन क्यों है, क्योंकि शैथिल्य हानि तभी होगी जब हम बार बार पदार्थ को चुंबकित और विचुंबकित करेंगे। अस्थायी चुंबक वो चुंबक होते हैं उसको हमको जो है मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज नहीं करना पड़ता है। अस्थायी चुंबक को हमको बार बार मैग्नेटाइज इस साइकिल से नहीं गुजारना पड़ता है। तो इसलिए हिस्टेरिसिस लॉस का हमारे लिए यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए सिर्फ उच्च धारणशीलता चाहिए, उच्च निग्राहिता चाहिए। तो उच्च निग्राहिता स्टील की बहुत अधिक है। अच्छा, नर्म लोहे की धारणशीलता स्टील से ज़्यादा है, लेकिन इस फैक्ट में जो है, इस फैक्ट का अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व है निग्राहिता का, ताकि बाहरी क्षेत्र से आसानी से जो है वो विचुंबकित न हो जाए। तो ये फैक्ट जो है नर्म लोहे का उच्च धारणशीलता स्टील की अपेक्षा होना जो है स्टील की उच्च निग्राहिता से क्या है, कम श्रेष्ठ है। तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा जोर देते हैं। इनों को हम जब देखेंगे शैथिल्य हानि क्योंकि इममटेरियल है, निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, तो हम जो है हम बोलेंगे स्टील। परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या है, स्टील। आदर्श पदार्थ क्या है, स्टील। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं स्टील के, इसी कारण ये हमने रखने हैं। उसमें भी जैसे कोबाल्ट स्टील, क्या होगा आजकल जो बनता है कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील के परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो ऐसे भी आता है 1 नंबर 2 नंबर में कि नर्म लोहे और स्टील के गुणों की तुलना कीजिए 2 नंबर में, और अस्थायी और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या लेंगे आप। तो स्टील से बनते हैं अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट, नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक बनेंगे जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए चाहिए हाई परमिएबिलिटी, उच्च चुंबकशीलता, उच्च चुंबकशीलता, हाई परमिएबिलिटी, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो भी उत्पन्न हो रहा है उस पदार्थ के भीतर से ही गुजरे, तो वो कहलाता उच्च चुंबकशीलता। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हाई परमिएबिलिटी चाहिए, उच्च चुंबकशीलता चाहिए, जिसमें कि सॉफ्ट आयरन सबसे आगे है। और दूसरा उच्च चुंबकशीलता का ये भी मतलब है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा भी है, हल्का भी है, तो पदार्थ से गुजरे वो संपूर्ण सारा का सारा, तो पदार्थ आसानी से चुंबकित हो जाता है। ये भी उसका एक कारण है। रिटेंटिविटी दूसरा इसमें चाहिए कम शैथिल्य हानि, कम शैथिल्य हानि,
क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं बार बार वो जो है मैग्नेटाइजिंग के साइकिल से, मैग्नेटाइजेशन के साइकिल से, चुंबकन के चक्र से बार बार गुजरेंगे, तो बार बार गुजरेंगे तो बार बार एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस जो स्टील का बनेंगे तो ज़्यादा होगी, नर्म लोहे में कम होगी, तो इसलिए कम शैथिल्य हानि चाहिए, उच्च चुंबकशीलता चाहिए। ये हमारे लिए जो है ठीक हो गया। और धारणशीलता भी क्या चाहिए, कम चाहिए। एंड लो रिटेंटिविटी, धारणशीलता भी क्या चाहिए, कम चाहिए। लगभग इसका अपोजिट आप देख रहे होंगे, लगभग इसका अपोजिट, कम धारणशीलता, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म में क्या हो, कम से कम हो, क्योंकि एक बार उसने चुंबक बनना है फिर वापस भी चुंबक बनना है, या पहले वाली अवस्था में आना, डीमैग्नेटाइज होना, मैग्नेटाइज होना है, डीमैग्नेटाइज होना है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। तो जब उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ही कम होगा तो डीमैग्नेटाइज वो आसानी से हो पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि धारणशीलता क्या चाहिए, इसकी कम धारणशीलता चाहिए। और इन सब गुणों को देखते हुए इसमें उदाहरण होता है नर्म लोहा। नर्म लोहे के जो है हमेशा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। नर्म लोहे की भले ही धारणशीलता थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस जो है स्टील की तुलना में क्या बहुत कम है, तो इसलिए ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। शैथिल्य हानि बहुत कम है और उच्च चुंबकशीलता भी क्या है उसकी कम है। इन गुणों को देखते हुए नर्म लोहे से बनता है अस्थायी चुंबक, स्टील से बनता है परमानेंट चुंबक। दूसरा होता है ट्रांसफार्मर की कोर, टेलीफोन डायफ्राम। इन दिस केस में क्या होता है, मटेरियल जो है बार बार जो है एक मैग्नेटाइजेशन के साइकिल से जाता है, इसलिए उसका लो हिस्टेरेसिस लॉस होना चाहिए मटेरियल का। उसके लिए फिर से सॉफ्ट आयरन हमारे लिए एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि एनर्जी लॉस कम होगा। हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, चुंबकशीलता जितना भी जो चुंबकत्व हो रहा है वो उस पदार्थ से गुजरे, तो उच्च चुंबकशीलता चाहिए। शैथिल्य हानि कम से कम चाहिए। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हाई चाहिए या रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि इड्डी करंट भंवर धाराओं का मान कम से कम करने के लिए। तो इन सब को देखते हुए फिर से सॉफ्ट आयरन जो है यूज होता है ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में, टेलीफोन के डायफ्राम बनाने में। आजकल जो है ज़्यादा मॉडर्न मटेरियल बन गए हैं जिनको म्यू मेटल कहते हैं हम, और परमालॉय, एक परमालॉय होता है, म्यू मेटल्स होता है, उससे भी ट्रांसफार्मर की कोर और ये टेलीफोन के जो है डायफ्राम बनते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, शैथिल्य वक्र पे, नर्म लोहे और स्टील के गुणों की तुलना पे और अस्थाई अस्थायी चुंबक बनाने पे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।